हैप्पी न्यू ईयर 2025 में कैसे हम वेब डेवलपर बने, क्या करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या बनाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पास होंगे। इस साल एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि सही से पढ़ाई करेंगे, सही रास्ते से पढ़ाई करेंगे और इस साल जॉब पक्का पक्की लेके मानेंगे। अगर आपको जॉब पक्का पक्की लेनी है तो ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये एक तरह से मेरा आईपी है। इसको आप मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो वो बताता हूं। ये इतना डिटेल्ड रोड मैप है, इतना डिटेल्ड वेब डेवलपर रोड मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस रोड मैप में मैं आपको सब बताऊंगा, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, क्या एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, सब कुछ। आप कहोगे भैया आपका रोड मैप क्यों फॉलो करें, हम जाकर चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, रोड मैप तो वहां भी मिल जाएगा। रोड मैप तो भैया यूट्यूब पे बनाने वाले 1000 लोग हैं, कहीं से भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर कौन से रोड मैप से सक्सेस की गारंटी है, कौन से रोड मैप से आपके जैसे बच्चों की जॉब लगी है, कौन से रोड मैप से 50 लाख की जॉब लगने में 1000 लोगों की बली हो जाती है, और कौन से रोड मैप में 5 लाख की जॉब लगने में जितने लोग रोड मैप फॉलो करते हैं सबके लग जाती है। समझदार आप खुद हैं तो 2025 में समझदारी वाला रोड मैप फॉलो करिए और अपनी एंट्री लेवल, फ्रेशर लेवल जॉब लगाइए, इसको फॉलो करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस रोड मैप में हम सेक्शन वाइज जाएंगे। हर सेक्शन में मैं ये भी बताऊंगा कि कितना समय आपको लगाना चाहिए, क्या टॉपिक कवर करने चाहिए, और जो मैं हर बार कहता हूं कि रोड मैप वही अच्छा जिसमें प्रोजेक्ट बनाए बच्चा। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। तो रोड मैप वही अच्छा जिसमें प्रोजेक्ट बनाए बच्चा। तो अब मैं आपको, मैंने कहा ना डिटेल में बता रहा हूं, तो हर सेक्शन में क्या प्रोजेक्ट बनेंगे वो भी बता देता हूं। इन प्रोजेक्ट पे डिटेल्ड वीडियो भी आगे करेंगे 2025 में, लेकिन इसको अगर आपने मान लिया कि बस प्रभु इसको आप फॉलो कर लो तो बहुत सारा गेम चेंज हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स। अब जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बेसिक का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, एडवांस क्या है, तो 1 मिनट समझते हैं। देखो सिंपल चीज है कि वेरिएबल, डेटा टाइप, इफ एल्स जिसको कंडीशनल्स कहते हैं, लूप्स, फंक्शंस, और फंक्शन के बाद 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड इनका मिक्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इतना ही करना है शुरू में, और इतना करने के लिए आपको 10 से 15 दिन लगने चाहिए। इज्जत से जितने बच्चे करते हैं 10 से 15 दिन में सब कर लेते हैं। इसमें प्रोजेक्ट बोलना थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, इसको हम माइक्रो प्रोजेक्ट कहते हैं, छोटे छोटे एप्स कह सकते हैं, मतलब इन एब्सेंस ऑफ अ बेटर टर्म प्रोजेक्ट ही कह देते हैं। इसमें आपको क्या प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, इसमें आपको प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, मान लीजिए आपको एक डेटा मिलता है जेसन का जिसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो उस डेटा से क्या आप एक सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, और ये आप Node.js में एक कमांड लाइन इंटरफेस पे भी जनरेट कर लो, प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक डेटा से रिपोर्ट जनरेट करने जाते हो तो आप फंक्शंस यूज करते हो, आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, आप इफ एल्स यूज करते हो, ग्रेटर लेस देन, हर चीज करने के लिए, और वो रिपोर्ट बड़ी प्यारी से बन जाती है। छोटी सी रिपोर्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। तो इस तरह के कैसे रिपोर्ट बन सकते हैं, आप एक सेल्स रिपोर्ट बना सकते हो, क्लास रिपोर्ट बना सकते हो, मार्केटिंग रिपोर्ट बना सकते हो, मूवी रिपोर्ट बना सकते हो। ये रिपोर्ट बनाने से फायदा ये होता है कि आपका जो हाथ है वो बेसिक जावास्क्रिप्ट में खुल जाता है। वो खुल जाने से क्या फायदा होता है कि नेक्स्ट लेवल के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में हाथ बैठ गया, टाइम है सेकंड सेक्शन में जाने का, या ये सेक्शन है HTML एंड CSS का। यहां पर भी मैं फिर वही कहूंगा, क्या बेसिक है, क्या मीडियम है, क्या एडवांस है, ये समझना जरूरी है। तो हम बेसिक करेंगे बस HTML CSS का। HTML के पेजेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें समझ में आना चाहिए कि हेड क्या होता है, बॉडी क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, P टैग्स क्या होते हैं, div टैग्स क्या होते हैं, H1 टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स समझ में आना चाहिए बेसिक HTML का। अब ये नहीं कि HTML5 के सारे टैग्स यूज करना शुरू कर दिया, एडवांस टैग्स अभी से यूज करना शुरू कर दिए, नहीं, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। सेम विद CSS में अभी अगर आप ज्यादा घुस गए, अगर अभी आप ग्रिड में, फ्लेक्स बॉक्स में, इन चीजों में घुस गए, बस फंस जाओगे, बोलोगे CSS नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है हमेशा CSS में, वो ये होती है कि आप डिजाइन में घुस जाते हो यार, तो उसको भी छोड़ दो। बेसिक CSS कैसे हैंडल करते हैं, क्लास क्या करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, किसी CSS की कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो कैसे चेंज करने, बस बेसिक HTML के साथ बेसिक CSS। यहां के बाद हम CSS में एक कोई लाइब्रेरी उठा लेते हैं, कोई भी, तो
बच्चों के लिए मैं बोलता हूं कि सबसे आसान लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप उठा लेना चाहिए। बेसिक अच्छे अच्छे जो आप इसके बाद माइक्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हो वो बूटस्ट्रैप से अच्छे बनने लगते हैं। तो यहां पर आपको 10, 15, 20 दिन भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना HTML CSS क्लियर कर लो कि एक फॉर्म क्या होता है, URL से URL कनेक्ट कैसे करते हैं, क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज कैसे लोड होता है, वो सब बेसिक चीजें। और इसके लिए मैं क्या बोलता हूं हर किसी को कि छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू वेबसाइट्स बनाओ, जैसे कि एक विराट कोहली का बना लिया अगर आपको पसंद है तो, या अब्दुल कलाम जी का बना लिया अगर आपको पसंद है तो, या टेलर स्विफ्ट का बना लिया अगर आपको पसंद है तो, या के ड्रामा का बना लिया तो। एक विकीपीडिया जैसा सिंपल वेबसाइट जिसमें अलग अलग हेडिंग हो, सिमेंटिक टैग्स हो, इमेजेस हो, क्या कहते हैं, पैराग्राफ्स हो, कोट्स हो, ब्लॉक्स हो, तो ये सिमेंटिक टैग्स पे आपका हाथ बैठ जाए। इसके लिए आप कुछ कुछ चीजें बना सकते हो और बना बना कर ही सीखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यहां फिर से यह है कि डीप नहीं जाना है अभी हमें पहले बेसिक्स की एक सतह बनानी है ताकि हम जल्दी से जल्दी रिएक्ट में घुस सके, क्योंकि जॉब लगनी है रिएक्ट की। HTML बहुत आ जाएगा, CSS बहुत आ जाएगा इनिशियली, तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरी समस्या यहां हमेशा ये होती है, जिसको मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि इससे बच के रहो, कि अगर जल्दी CSS में ज्यादा डीप घुसने लगे तो डिजाइन बहुत दिमाग चलने लगता है और फिर लगता है डिजाइन आ नहीं रहा है, फ्रंट एंड हो नहीं रहा है, वेब डेवलपमेंट होगा नहीं होगा हमसे, हम चले कुछ और करने, भैया हमको AI सिखा दो, भैया DSA करा दो, भैया देखो। फिर कूदने फानने वाली चीजें करोगे, फिर नहीं लगेगी जॉब। जैसे 24 निकला था 25 में निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरी बात सुनोगे और सेक्शन 2 में जितना बोला है उतना करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। तो अब आते हैं सेक्शन 3 में। आप लोगों को अभी बहुत हड़बड़ी हो रही होगी कि यार वेब डेवलपमेंट का है, आप फुल स्टैक नहीं पहुंचे हैं, रिएक्ट नहीं पहुंचे हैं, बैकएंड नहीं किए हैं, ऑलरेडी सेक्शन 3 में आ गए हैं। तो आप लोग एक चीज ट्राई करना कभी, कि जैसे एक सीढ़ी होती लंबी सी, तो सीढ़ी को पहले से सीधे 10वें सीढ़ी पे कूदने की कोशिश करना। तो धड़ाम से गिर के अगर मुंह फूट जाएगा तो समझ में आएगा जो मैं बात कह रहा हूं। अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन करके ही सीखना सही तरीका है। कूदे फानी करोगे नाक मुंह फूटेगा, फिर हमें मत कहना। तो इसीलिए सेक्शन 3 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है वनीला जावास्क्रिप्ट। वनीला जावास्क्रिप्ट लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, पढ़ाते भी नहीं है लोग, बहुत ही वियर्ड लगता है। अगर आपको रिएक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, कल को आपको एंगुलर सीखना होगा, व्यू सीखना होगा, कुछ भी, तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस स्ट्रांग करने के लिए वनीला जावास्क्रिप्ट बहुत जरूरी है। अगर वनीला जावास्क्रिप्ट में आप API कॉल करना, एक एलिमेंट बनाना, एक एलिमेंट हटाना, HTML कैसे डायनामिकली जनरेट करना है, ये सब सीख पाते हो तो आपको रिएक्ट की एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको समझ आता है कि रिएक्ट में हो क्या रहा, ओ जो वनीला में हो रहा था यहाँ JSX से हो रहा है, अच्छा समझ में आया। अच्छा, जो वहां पर हम इवेंट लिस्नर ऐड करते थे वो यहां पर हमने इसको ऑन क्लिक किया है, सेम बट डिफरेंट है ना। पर अगर वो नहीं करते हो तो रिएक्ट में हर कुछ मैजिकल लगता है, और जो बेस आपका नहीं बनता है तो आपको फिर रिएक्ट इतना मैजिकल लगता है, आप उसके APIs रटते हो, तो फिर अगर कभी आपको कोई एंगुलर व्यू किसी चीज में काम करने बोले तो आपके पसीने छूट जाते हैं। पर अगर आप वनीला जावास्क्रिप्ट को अच्छे समझते हो तो नॉट जस्ट रिएक्ट, एंगुलर व्यू, बेस इतना स्ट्रांग होता है कि मोबाइल डेवलपमेंट में भी घुसना आपके लिए कल को बहुत आसान हो जाता है। कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बेसिक्स जो है वो इसी चीज के ऊपर बनी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं और अपने बच्चों को करवाता भी हूं, 15 से 20 दिन इज्जत से पहले वनीला जावास्क्रिप्ट करो, ठीक है। तो वनीला जावास्क्रिप्ट में क्या क्या सीखना होता है क्विकली बताते हैं। पहली चीज है DOM मैनिपुलेशन, जो आपको करना है। इवेंट हैंडलिंग, ऑन क्लिक करना है, ऑन चेंज करना है, ये सब इवेंट हैंडल आपको करने आने चाहिए। API रिक्वेस्ट, यहां पर API रिक्वेस्ट भी आपको एकदम है ना, मतलब फेच से कर लेना चाहिए, गेट पोस्ट वगैरह, सिंपल चीजें। और उसके बाद छोटे छोटे जो मिनी प्रोजेक्ट्स फिर से एक बार बताते हैं। तो एक हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं बनाने के लिए, बहुत ही सिंपल चीज है। डेटा को लो, डेटा को डेटाबेस में डालो, तो ये APIs आपको मिल जाएंगे कहीं पे। तो APIs जो आपके ऑलरेडी हैं उन APIs के ऊपर आपको बस फ्रंट एंड करना है, बैक एंड बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह आप एक प्लेयर मैनेजर बना सकते हो, एक मूवी डेटाबेस बना सकते हो। मूवी डेटाबेस के तो APIs बाहर पब्लिकली भी अवेलेबल होते हैं, और इसमें आपको थोड़ा क्रोम डेवलपर टूल्स भी अब समझ में आने लगना चाहिए। तो यहां घुसते अब क्रोम बोलने का बस इतना मतलब था कि डेवलपर टूल्स आपको समझ में आने लगना चाहिए, कैसे डिबग करना है समझ में आने लगने चाहिए, क्या क्या टैब्स होते हैं। API कॉल जा रहा है तो नेटवर्क टैब में जाके देख पाए कि अरे भैया डेटा जो डाला था वो जो गया भी नहीं, आया कि नहीं, ये सब चीजें समझ में आया आपको। तो ये बेसिक्स है, यहां तक आपका थोड़ा बेस बन रहा है, इसके बाद ही आपको कुछ भी चमकेगा रिएक्ट कह रहा हूं। इसलिए
बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब पीसेस कर ले, 2-4 राउट वाले एक ऐप बना लें जाके जिसमें एक चीज ऐड कर सके, ऐड करे तो वो डेटाबेस में जाकर ऐड होके वापस जब आप लाओ तो गेट कर सको। ये सब चीजें आपको करनी जरूरी होती है। देखो कब से बोले जा रहे हैं, अभी और बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जो आप वो प्यारा सा ऐसा वो आजकल तो वो ये दिल बनाकर जाते हो, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम पुणे, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम, आजकल तो कनाडा भी आया था अभी कुछ दिन पहले। तो जहां जहां से भी आप हैं वो वाला डालते हो, है ना। ये प्यारा सा कमेंट भैया ऐसा लिख के चले जाते हो, वो सब कर दिया करो यार, देख के बड़ा प्यारा लगता है। तो कमेंट एक प्यारा सा कर देना। अब हम घुसेंगे रिएक्ट में, लेकिन रिएक्ट में घुसने के पहले भी एक चीज जो बहुत आवश्यक है वो है रिएक्ट की तैयारी। तो रिएक्ट की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको ES6 के जो शॉर्टकट्स होते हैं, है ना, जैसे डॉट डॉट डॉट, अब 3 डॉट का क्या मतलब होता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, फैट एरो नोटेशन क्या होता है, डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, टेम्पलेट डिटेल क्या होता है। क्योंकि जब आप रिएक्ट का कोड कहीं से भी पढ़ते हो ना, एकदम से इतना सारा शॉर्टकट दिखने लगता है, उधर चक्कर आ रहे हैं मुझे। और दूसरी चीज जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, जो एरे मेथड्स हैं आपके, फाइंड, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, इतना दिखेगा, आप बोलोगे अरे ये क्या है। तो रिएक्ट में जो रिएक्ट की जो एपीआई है, जो JSX पार्ट है और जो स्टेट मैनेजमेंट पार्ट है, वो बहुत छोटा है, इतू सा है, वो इतू सा है। उसके अराउंड जो इवेंट मैनेजमेंट है, जो मैंने अभी आपको वनीला जावास्क्रिप्ट में सीखने बोला, और जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, और जो ES6++ कोड है, वो बहुत सारा एकदम से ऐसे भक से मारता है। तो वो चीजें पहले कर लेनी चाहिए, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में निकाल लेना चाहिए। तो इसीलिए सेक्शन 4 इज अबाउट गेटिंग रेडी फॉर रिएक्ट। इसमें आपको लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, स्प्रेड, रेस्ट, डिस्ट्रक्चरिंग, टेम्पलेट डिटेल, ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपको डालना है। मैप, रिड्यूस, फाइंड, फिल्टर, चेनिंग वगैरह समझना है। और छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल, थोड़े कोडिंग चैलेंजेस, इसमें मैं इसलिए प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा हूं, इसमें कोडिंग चैलेंजेस, जैसे कि मान लो मैंने कोई कार्ट का एक जेसॉन मिल गया कि कार्ट में आइटम्स क्या हैं, तो उसमें टोटल डिस्काउंट कितना लगा, टोटल प्राइस कितना लगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हुए, ये सब रिड्यूस से कैसे लिखते हैं, इसको मैप से कैसे दिखाते हैं, थोड़ा। अब जो आपने याद है वनीला जावास्क्रिप्ट किया था, अब उस वनीला जावास्क्रिप्ट का डायनामिक HTML आप क्या मैप से खुद जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप यहां पर ये चीज कर पाए, द वनीला जावास्क्रिप्ट विथ मैप, बेसिकली यू आर रेडी फॉर रिएक्ट। नाउ JSX इज जस्ट अ सिंटैक्टिक शुगर। सिंटैक्टिक शुगर समझते हो आप लोग, मतलब बस एक सिंटैक्स है, कुछ नहीं है। रिएक्ट कुछ नहीं है, एक्चुअली में रिएक्ट कुछ नहीं है। द प्रॉब्लम विथ नॉट बीइंग एबल टू लर्न रिएक्ट या फुल स्टैक इज कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट में जंप कर जाते हैं। तो इस पर हम और भी वीडियो बनाएंगे, बहुत बढ़िया दिखाएंगे आपको, ये मैं इस बात को प्रूव करूंगा। बट अभी के लिए आप ये रोड मैप में ये चीज समझो, ठीक है। अब आ गया है आपका और हमारा फेवरेट, जिसका हमें इंतजार था, फाइनल वो एंट्री आ चुकी है सिंघम में, और वो है रिएक्ट की। सेक्शन 5 इज रिएक्ट। अब यहां पर भी मैं एक चीज बच्चों को बोलता हूं, जो बच्चे मेरी बात सुनते हैं उनको, कि रिएक्ट घुसो तो हड़बड़ाओ मत। अब ये नहीं कि मुझे आज ही यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, यूज मेमो सब सीख जाना, नहीं। पहले 2 चीजों पर हाथ बैठाना जरूरी है। पहला चीज JSX पे, और दूसरी चीज यू स्टेट पे। तो यू स्टेट और JSX पे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, मिनी एप्स, ढेर सारे सवाल लगाने होते हैं, ताकि आपको जो वो री रेंडरिंग हो रही है स्टेट चेंज होने पे, जो इवेंट बेस्ड री रेंडरिंग हो रही है, वो समझ में आए। हम क्या है ना, हम इतना ज्यादा अफेक्टेड हैं दुनिया में कि हमें ज्यादा चाहिए और सिखाओ कि हम बेस बनाने पे काम नहीं करना चाहते। और जो भी बिल्डिंग की बेस अच्छी नहीं बनती है, वो बिल्डिंग के ऊपर के माले चाहे कितने भी फैंसी बना दो, गिरने ही है। तो इसीलिए जब हम सेक्शन 5 में इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट करें तो बहुत सिंपल चीजें करें। JSX लिखना सीखो, पहले खूब सारा लिखो। रिएक्ट राउटर ले आओ, क्योंकि अब बेसिक रिएक्ट राउटर आप लगा सकते हो। नेविगेशन यहां से वहां, नैवलिंक कैसे करते हैं ये सब कर लेंगे। स्टेट मैनेजमेंट, बस यूज स्टेट और फेच एपीआई कॉल्स कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट से जब वो एपीआई कॉल आता है उसका डेटा कैसे दिखाते हैं, लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट, यूज स्टेट से ये स्टेट्स कैसे दिखाते हैं, बस इतना करना है। इस पे आप भरोसा नहीं करोगे, इस पे मैं 4 वीक लगाता हूं बच्चों का, कि भैया पहले 4 वीक बस यही 4 खूब सारे एक्सरसाइजेस, खूब सारे मिनी प्रोजेक्ट्स, खूब सारे मिनी एप्स बनाओ, टेस्ट दो, एग्जाम दो, देखो तुम्हें आता है कि नहीं।
कहते हैं ना कि अगर ये कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो ये करना बहुत जरूरी है। और सिंपल ऐप जैसे एक जोमेटो का क्लोन बना लिया, एक सिंपल ई कॉमर्स ऐप बना लिया, उसमें आपने कार्ड, फिल्टर, मैप, फाइंड ये सब ऐड कर दिया, और ये सब यूज स्टेट और प्लस जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपने सीखी थी उससे हो जाती है। और काफी अच्छे डिसेंट प्रोजेक्ट्स बच्चे यहां पर बनाना शुरू कर देते हैं सेक्शन 5 में, आराम से हो जाता है, क्योंकि आपने राउटिंग तो सीख ली, रिएक्ट राउटर आपने लगा लिया, तो अब आप मल्टी राउट ऐप बना रहे हो, प्लस आपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रखी है। आपको याद है वो वाला जो हमने सेक्शन 1 में कहा था कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारा डेटा जो दुनिया का है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही आता है। उस पे जब हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिखाई, आपको बोला कि सीखो, तो आपने सॉर्ट, फाइंड, फिल्टर, मैप, रिड्यूस सब किया। अब ऑल ऑफ इट कम टुगेदर और एकदम से आपका रिएक्ट ऐप जस्ट विथ JSX एंड यूज स्टेट अच्छा बनता है, समझ में आता है, कर पाते हो, बहुत सारी चीजें कर पाते हो। ठीक है, तो ऐसे अगर पढ़ रहे हो तो सेक्शन 5 आते आते आप एक ढंग के रिएक्ट डेवलपर तो बन चुके हो। लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, बट यहां काफी सारा टाइम स्पेंड होता है। सेक्शन 6 है कि बैक एंड की अब शुरुआत करते हैं। फ्रंट एंड आपने अच्छा खासा खेल लिया, आप डेटा API से मंगा पा रहे हो, आप मल्टी राउट्स मैनेज कर पा रहे हो, आप स्टेट मैनेज कर पा रहे हो, आप यूजर इनपुट ले पा रहे हो, आप डेटा API से भेज पा रहे हो, तो यार काफी सारा चेकलिस्ट हो गया है। तो अब थोड़ा बैकएंड में घुसते हैं। फुल स्टैक रोड मैप है। सेक्शन 6 में हम बैकएंड में घुसते हैं और इसमें बड़ी बेसिक चीजें करते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें। गेट पोस्ट राउट्स बनाना, गेट पोस्ट राउट्स को Express.js में बनाना, Node.js पे बनाना, और उनको फिर डेटाबेस से कनेक्ट करना एक ORM के थ्रू। तो Mongoose या SQLize आप यूज कर सकते हो, दोनों अच्छे हैं। MongoDB के लिए Mongoose, और कोई भी SQL डेटाबेस यूज कर रहे हो तो SQLize यूज कर सकते हो, Prisma भी यूज कर सकते हो। मुझे लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ता है, SQLize यूज कर रहे हो, Prisma यूज कर रहे हो, MongoDB यूज कर रहे हो, SQL यूज कर रहे हो, इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप API लिख पा रहे हो, आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि यार एक API की राउटिंग कैसी होती है, उसको फ्रंट एंड से कैसे कॉल करते हैं, उसमें एरर कैसे मैनेज करते हैं, उसमें जो इनपुट आ रहा है उसको कैसे वैलिडेट करते हैं, डेटाबेस को कैसे डिजाइन करते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं, मॉडल के अंदर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। ये जो चीजें मैंने इतनी बोल दी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये अगर आपको आने लगता है तो आपको हल्का हल्का बैकएंड भी समझ में आने लगता है। और क्योंकि अब आप बैकएंड भी बना पा रहे हो, APIs बना पा रहे हो, भेज क्या रहे हो आप, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेजते हो। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब आप डील करना सीखते आ रहे हो शुरू से, सेक्शन 1 से मैं इसलिए सिखाता रहता हूं, बोलता रहता हूं सीखते जाओ, कि जब सेक्शन 6 में आके आप बैकएंड से और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेजने लगते हो, तो उसके बाद फ्रंट एंड में उसको इंटीग्रेट करना सेक्शन 7 में बहुत इजी हो जाता है। सेक्शन 7 इज अबाउट बैक एंड इंटीग्रेशन। यहां पर जो आपने अभी तक रिएक्ट फ्रंट एंड बनाया था, वो फ्रंट एंड आपने डमी API से बनाए थे, जो भी फ्रंट एंड आपने बनाए थे डमी API से बनाए थे। अब टाइम आ गया है कि अपने बैकएंड से अपने फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करें और खुद को कहलाए फुल स्टैक डेवलपर। तो क्या आप फुल स्टैक डेवलपर हो चुके? नहीं, अभी नहीं, बहुत सेक्शंस बाकी हैं। आप भी बोलोगे कि आज भैया पूरे मूड में ही हैं, बट हैं। क्यों है? क्योंकि यार देखो, ऐसा है कि बहुत प्रेम से इसको बनाया है, 4-5 साल से इस पे बहुत इटरेशन किया है, बहुत बच्चों को बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखा है ना। जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग के थे वो तो अभी बहुत अच्छी अच्छी जगह चले गए, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम मेरी ये है कि हम लोग थोड़े ही बच्चे पढ़ा पाते हैं साल के, है ना, 20, 25, 30 बच्चे महीने के पढ़ा पाते हैं बस, क्योंकि अपना वैसा ही है, उतना ही है, उतना ही करते हैं। पर मैं जब बाहर के रोड मैप देखता हूँ, लोग जो रोड मैप शेयर करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि यार ये जो चीज है इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से तुम समझ पाओ, अगर इस वीडियो को तुम 2 बार 3 बार देख सको, नोट्स ले सको, ऐसी चीजें बना सको, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है करना, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो इसलिए बहुत एक्साइटेड हूं कि 2025 में जितने बच्चे हम पढ़ा पाएंगे उतने हम पढ़ाएंगे ही, पर जिनको हम नहीं भी पढ़ा पाएंगे वो कम से कम रास्ता तो सही चुन ले। तो इसलिए काफी एक्साइटेड है। आगे चलते हैं हम लोग सेक्शन 8 में। देखो अभी तो ऐसे ही 30-40 मिनट का वीडियो हो गया, एक एक सेक्शन में थोड़ी बात करते हुए। लेकिन अगर किसी सेक्शन पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, किसी सेक्शन पर आपको डिटेल्ड रोड मैप उस सेक्शन का चाहिए, किसी पार्ट पे आपको क्या प्रोजेक्ट्स चाहिए, प्रोजेक्ट में क्या फीचर्स होने चाहिए, ये सब भी चाहिए, तो आप बताओ, आप कमेंट करो यार, बनाएंगे यूट्यूब वीडियो, आपको शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन कमेंट करना। सेक्शन 8 में आता है रिडक्स टूल किट। आप बोलोगे भैया आज के जमाने में रिडक्स, आज तो कितने सारे स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज हैं, ये वाला नहीं करे, वो वाला नहीं करे, ये बहुत क्वेश्चन आता है, काफी बच्चों का आता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आना चाहिए। पर एक बात समझो, रिडक्स जो है आज भी इंडस्ट्री का स्टेपल है, उसको मतलब रिडक्स इंडस्ट्री का मैगी है। तो हर कोई पोटैटो है, वो हर कोई उसको चाहिए, मतलब हर कोई को रिडक्स चाहिए थोड़ा। और अगर आपने रिडक्स कर लिया है तो
तो फिर बाकी सारे जो स्टेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स हैं वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। और रिडक्स में भी अब रिडक्स टूलकिट का बोलबाला है। अब जो ओजी रिडक्स है उसको कोई यूज नहीं करता, तो रिडक्स टूलकिट यूज करना सीखना होता है। और उस पे थोड़े थोड़े जो आपने एप्स बनाए थे उसके अलावा थोड़े मोड़े और ऐप, अब आप एक फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप, एक स्कूल मैनेजमेंट ऐप, एक लर्निंग मैनेजमेंट ऐप, ये सब एप्स बना के रिडक्स से सेम ही चीज है। देखो, स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स में करना वही चीज है जो आप यू स्टेट से करते आ रहे थे, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है। एपीआई कॉल करना रिडक्स से करना वही एरर स्टेट है, वही लोडिंग स्टेट है। तो यहां पे ना बहुत नया कुछ नहीं होता, यहां कुछ बहुत समझने के लिए नहीं होता है रिडक्स के अंदर। जो रिडक्स के लिए समझने के लिए होता है वो बस ये होता है कि कैसे इस एपीआई को ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए। इसीलिए जो इनिशियल जो फर्स्ट 6 सेक्शंस है वो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं इसलिए कम जोर देता हूं कि ठीक है, मतलब एपीआई लिखना सीख लो, एंड व्हेन आई एम सेइंग एपीआई, द रिडक्स एपीआई, बेसिकली वो वाला एपीआई लिखना सीख लो, काफी होता है। अब हम पहुंच गए हैं एडवांस्ड होने की तरफ, तो ठीक है, अब यहां तक आप पहुंच गए हो अगर, तो सेक्शन 8 करने के बाद मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अब अप्लाई करना शुरू कर दो। भर भर के अप्लाई करो, क्योंकि अब आपके पास, जैसा मैंने कहा है, प्रोजेक्ट्स भी काफी सारे बन गए हैं। आपके पास एक ई कॉमर्स बना हुआ है, एक जोमेटो बना हुआ है, कुछ मैनेजमेंट ऐप्स बने हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप बने हैं। पोर्टफोलियो तो हमने आपको शुरू में ही बनवा दिया था। पोर्टफोलियो पे जाकर सब कुछ, सारे प्रोजेक्ट्स डाल दो। इतने प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि आप कोड करते हुए आ रहे हो पूरे टाइम, और आपने बैकएंड भी बना लिया है, बैकएंड इंटीग्रेट भी कर दिया है, तो बहुत प्यारा आपका एक पोर्टफोलियो बन चुका है, आप रेडी हो। अब यहां से जो जर्नी है वो एडवांस टॉपिक्स की जर्नी है, और इसीलिए मैं एडवांस टॉपिक को बचा कर रखता हूं पीछे के लिए। तो अब हम लोग सीखेंगे रिएक्ट एडवांस टॉपिक विच सेक्शन 9। यहां पर हम यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट, कस्टम हुक्स कैसे लिखते हैं, यूज मेमो, ये सब चीज सीखते हैं। और जहां भी आप जब भी सीखते हो तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उसको आप जाके उसके बाद यूज रिड्यूसर से चेंज कर सकते हो, कहीं कहीं यूज कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हो, और अपने हुक्स लिख सकते हो। जो आप एपीआई कॉल कर रहे थे, फेच कर रहे थे, उनके अपने कस्टम हुक्स लिख सकते हो। तो ये चीजें थोड़ी एडवांस टॉपिक्स हैं, और ये आपको तभी करनी चाहिए जब आपने इतना सारा भर भर के कोड लिख लिया है, प्रोजेक्ट बना लिया है। उसके पहले ये करने जाओगे तो ना कुछ चमकेगा, ना कोई फायदा होगा। ठीक है, इसी में अब सेक्शन 10 है एडवांस सीएसएस। यहां जाकर हम बच्चों को कहते हैं कि अब हो गया, तुमने प्रोजेक्ट्स बना लिए, बूटस्ट्रैप बना लिया। और क्या करते हैं ना, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, तो इतना दूर आते आते उनका सीएसएस पे थोड़ा हाथ खुल चुका होता है, बूटस्ट्रैप कर चुके होते हैं, तो फिर अलग अलग लाइब्रेरी, शैड सीएन है, टेलविंड है, वो क्या है एक और, 5 minutes later. चक्रा। तो चक्रा है, तो बहुत सारे बच्चे अपना अपना जो भी उनको पसंद आता है उसको यूज करते हैं। और क्योंकि हमने लाइब्रेरी से शुरुआत की थी, सीएसएस लाइब्रेरी से, तो बाकी सीएसएस लाइब्रेरी यूज करना इजी रहता है। इतनी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो अलग अलग चीजें भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसमें परेशानी होने लगे तो चुपचाप बूटस्ट्रैप से काम करते रहो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एडवांस सीएसएस में घुस सकते हैं। अब आपने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, डिजाइन की आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि डिजाइन का मैक्सिमम काम, जिसको हेवी लिफ्टिंग कहते हैं, वो बूटस्ट्रैप कर चुका है। कार्ड्स आपके सुंदर ही बने हैं, नैव बार आपका सुंदर ही बना है, पेजेस आपके सुंदर ही बने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, ये सब कुछ आप सीख सकते हो। और जब आप ये सीखते हो, इसके अलावा थोड़े मोड़े एनिमेशन सीखने हैं तो वो भी सीख सकते हो। ये सब जब आप सीखते हो तब अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना सकते हो। तो कई बार हमने बच्चों को ये भी होमवर्क देते हैं, आप भी ये प्रोजेक्ट कर सकते हो कि अपना एक छोटा सा कंपोनेंट लाइब्रेरी बना लिया, जिसमें आपने अपना मॉडल, अपना कार्ड, अपना नैव बार, फॉर्म, अपने लेआउट, ये सब बना लिया, और इसके थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, जिसमें एक डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट बना लिया, एक ब्लॉग वेबसाइट बना लिया। तो इससे फायदा क्या होता है कि अब आपको सीएसएस में हाथ खोलना चाहिए। और सीएसएस में हाथ कब खोलना चाहिए? जब साथ में आप अप्लाई भी कर रहे हो, रोज 1 घंटा अप्लाई भी मारो, साथ में ये भी करते रहो आराम से। उसके बाद आते हैं हम लोग, अप्लाई कर रहे हो, अभी इतना जल्दी तो कॉल आता नहीं है। यहां पर अब इंपॉर्टेंट पीस आ जाती है सेक्शन 11 में, विच इज कॉन्सेप्ट्स फॉर इंटरव्यूज, जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स फॉर इंटरव्यूज। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, तो आपको सामने से जरूरत नहीं पड़ती। बट एक समय ऐसा आता है जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, वो पूछे जाते हैं, जो आपको जब आपने कोडिंग कर ली है बहुत आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। अगर यही चीज को मैं सेक्शन 11 को सेक्शन 2 या 3 पे लेके चला जाता तो आपका पूरा टाइम इन्हीं को समझने लगता, क्योंकि आपने हैंड्स ऑन तो कुछ किया ही नहीं है। तो जब कुछ किया ही नहीं है तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कुछ किया हुआ है तो ये सब टॉपिक्स आप बहुत आराम से कर सकते हो कि क्लोजर क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कॉल बाइंड अप्लाई, इवेंट लूप। अब इसके तो मतलब इसका एक अपना ही पूरा वीडियो है कि क्या क्या जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, वो मैं एक 2025 वर्जन बना दूंगा उसका, आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन
यहां पर एक प्रैक्टिकल टास्क मैं बोलता हूं बच्चों को करने के लिए कि एक क्वेश्चन उठाओ, उसको बोलने की प्रैक्टिस करो, और अगर इंग्लिश में बहुत दिक्कत है तो हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस करो, फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप उसके की टर्म्स बोलने की प्रैक्टिस करो, एक कोड लेके उसको समझाने की कोशिश करो, एक एक्सकेलिड्रॉ पे कुछ ड्रॉ करके उसको समझाने की कोशिश करो। मतलब 3-4 बार ये चीज ट्राई करो, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बिना प्रिपेयर हुए जाओगे तो फंस जाओगे। फिर अगर आपके दोस्त हैं तो उनके साथ मॉक इंटरव्यू करो, एक दूसरे का इंटरव्यू लो, देखो कि वो सारे कीवर्ड्स बोल रहा है कि नहीं। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन एक पीस है, जॉब लेने के लिए एक इंपॉर्टेंट पीस है, वो पीस भी आपको थोड़ा कर लेना चाहिए। अगर यहां तक आपने कर लिया है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी जॉब लग जाएगी। यहां तक मैक्सिमम बच्चों की जॉब लग जाती है। और आपको अपना रिज्यूमे और बेटर करना है, आपको अपनी लर्निंग बेटर करनी है, तो आता है सेक्शन 12 विच इज फुल स्टैक प्लस, जिसको हम लोग FSP बोलते हैं। इसमें थोड़े एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक चैट ऐप होता है, आपको सॉकेट IO कैसे यूज करना है ये समझ में आना चाहिए, आपको जॉट, OAuth ये सब कैसे यूज करना है ये समझ में आना चाहिए। OAuth मतलब क्या होता है, जो गूगल से साइन इन थ्रू गूगल, साइन इन फ्रॉम गिटहब, वो चीजें कैसे करते हैं, फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है, क्लाउड कैसे यूज करना है फाइल हैंडलर्स के लिए, ये सब चीजें आपको समझ में आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। पर एक एंट्री लेवल जॉब के लिए, और मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सेक्शन तक नहीं पहुंचते हैं, पहले ही जॉब लग जाती है उनकी, तो बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो इसलिए दिस इज नॉट मतलब दिस इज नॉट अ नेसेसरी, दिस इज अ गुड टू हैव। आप समझते हो ना, एक चीज होती है, कुछ नेसेसरी कंडीशंस होते हैं। तो सेक्शन 6 तक एवरीथिंग इज नेसेसरी, सेक्शन 6 के बाद गुड टू हैव नहीं, मतलब मस्ट हैव जैसा हो जाता है थोड़ा, कि हाँ ये भी ठीक है। इसके बाद ये सब प्लस प्लस हैं। तो अगर आप सेक्शन 12 और 13 देखोगे तो वो प्लस प्लस हैं, उतना करोगे बहुत अच्छी बात है, सीखते रहना चाहिए। बट ये नहीं कि, क्योंकि एक ये बच्चे बहुत गलती करते हैं ना कि एक दिन हम सीखेंगे, अगले दिन इंटरव्यू देंगे, उसके अगले दिन जॉब लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सीखते रहने की एक जर्नी है, साथ साथ आपको ये जॉब कि एप्लीकेशंस और इंटरव्यूज भी क्लियर करते रहने होते हैं। जहां हो गया वहां हो गया, लग गई। लेकिन बेस बनाने के बाद ही वो अप्लाई करने का फायदा, नहीं तो कुछ आएगा भी नहीं और रिज्यूमे सेलेक्ट भी नहीं होगा। लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे एक मेजर प्रोजेक्ट बनाने बोलते हैं बच्चों को कि एक चैट ऐप बनाओ जिसमें ऑथेंटिकेशन भी हो और जिसमें मैसेजेस डेटाबेस में सेव भी हों, और ये काफी डिसेंट अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। यहाँ पर एक और ऐप बनाने बोलते हैं जिसमें आप अपना एक गूगल ड्राइव बना सकते हो, आप अपना एक गूगल फोटोज बना सकते हो। तो उस तरह की चीजें जिसमें अलग अलग तरह के ऑथेंटिकेशन हैंडल हो रहे हैं, लोगों को इनवाइट जा रहा है ना, और रिस्ट्रिक्टेड है, बेसिकली व्यूज फोल्डर्स पे रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं यहाँ पर। और अगर ये सब आप करने लगते हो तो अब मैं फिर ये नहीं कहूंगा कि अगर ये करने लगते हो तो 10 लाख की जॉब लग जाएगी, नहीं। देखो मार्केट 3-5 का ही है आज के टाइम पे, फ्रेशर मार्केट 3-5 का ही है। तो बहुत कुछ करके वो 1 in a million वाले चीजें मैं बोलता नहीं, लेकिन हाँ अगर कर लोगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, करोगे तो ज्यादा सीखोगे, करोगे तो इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करोगे। बाकी जो 10-20 कैंडिडेट और आए होंगे उनसे तो तुम बहुत ही ज्यादा उनको आउटशाइन कर दोगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये कर लोगे तो 5 गुना पैसे की जॉब लग जाएगी। ये सब बेकार बात है, मुझे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेक्शन 13 है फ्रंट एंड प्लस प्लस। फ्रंट एंड प्लस प्लस में क्या होता है, देखो क्योंकि ये एक फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप है तो आपको फ्रंट एंड हैवी इतना ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। और फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप की ज्यादा डिमांड है ना, और उसके बाद बैकएंड की है, उसके बाद फ्रंट एंड प्लस प्लस की है। ये ऐसा इसलिए भी हो गया क्योंकि अब जो लोगों को लोग चाहिए उसमें थोड़ा बैकएंड की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए भी मैंने बैकएंड प्लस प्लस ऊपर रखा और फ्रंट एंड प्लस प्लस उसके बाद रखा। तो लास्ट जो सेक्शन है फ्रंट एंड प्लस प्लस, इसमें आप टाइपस्क्रिप्ट सीखते हो, टेस्टिंग सीखते हो, परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, डिबगिंग कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं परफॉर्मेंस की, बिल्ड टूल्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, अपना बिल्ड टूल को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये सब चीजें आप सीखते हो। ये चीजें एज अ फ्रंट एंड डेवलपर माशा अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, बहुत अच्छी चीजें सीखने की। ठीक है, अगर सीखते हो 0 ईयर पे नहीं, 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस पे भी आपको ये चीजें काम आती है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर। हालांकि अगेन नॉट नेसेसरी राइट नाउ, पर सीख रहे हो, लर्निंग में हो, मजा आ रहा है, डेफिनेटली सीखो। और जितने आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अभी तक बनाए हैं उसमें जाकर आप टाइपस्क्रिप्ट लगाओ, उसमें जाकर उसके टेस्ट लिखो, है ना, उसमें जाकर उसका परफॉर्मेंस डिबग करो। तो वो चीजें जब आप इंटरव्यू में बात करते हो ना, आपको एक एज देती है। मैं फिर से कह रहा हूं, एज का मतलब 20 लाख नहीं, एज का मतलब कि बाकी लोगों से आप बेटर साउंड करते हो, बाकी लोगों से आप ज्यादा डेप्थ वाले साउंड करते हो। तो अगर ये आप 1 to 13 का जो पूरा इसी तरह से इसी स्टैक को फॉलो करते हुए सीखते हो, ये प्रोजेक्ट्स बनाते हुए सीखते हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप सही में सीख पाओगे, भटकोगे नहीं।
अगर शुरुआत में ही सर अपना दीवार पे दे मारोगे, शुरुआत में ही CSS एडवांस चले जाओगे या रिएक्ट एडवांस चले जाओगे, बेसिक्स नहीं करोगे, वनीला जावास्क्रिप्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक बार और देखो, अपने नोट्स बनाओ। मैं नोट्स जो है वेबसाइट पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, जो आपको यहाँ दिख ही रहा है, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हो। क्या समझे क्या नहीं समझे, किस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए बताओ मुझे कमेंट में। लेकिन इस साल लेट्स मेक अ पैक्ट कि आप भटक भटक के कहते हैं बतक बतक के नहीं, इस बार फोकस करके अच्छे से ये प्रोजेक्ट्स बना के, ये चीजें करके, सीख कर जॉब लेंगे। देखो 2025 में अगर आप सीरियसली अपने करियर को बनाना चाहते हो, टाइम पास नहीं करना चाहते हो, तो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं है। पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना, दूसरी बार आए हो लाइक करके जाना, और अगर अच्छे लगे हमारे वीडियोस तो शेयर करते भी जाना अपने दोस्तों के साथ। बाय।